मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से हमारी अरिहंत बुक का जो सॉल्यूशन चला हुआ है, उस सॉल्यूशन में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। और जो अब हमारा चैप्टर चला हुआ है वो हमारा है घरेलू वैद्युतिक उपकरण। क्या है? घरेलू वैद्युतिक उपकरण। जो हमारा चैप्टर है वो चला हुआ है, उसका आज सेकंड लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझे हैं। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं, आपको प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में प्रदर्शित भाप वाली वैद्युतिक प्रेस का भाग X है। देखिए, इसमें प्रेस दी है, ये हमारी भाप वाली वैद्युतिक प्रेस है। और इसमें जो ये X का नाम पूछा है कि इसका X का नाम क्या है, ये तो ये बताना हमें क्या है इसका पार्ट, मतलब इस प्रेस का कौन सा पार्ट है। थर्मोस्टेट नॉब, सोल प्लेट, संयोजक कॉर्ड, स्लोट छिद्र। देख, जो ये है ये हमारा थर्मोस्टेट होता है, जो हमारा टेम्परेचर को सेट करता है। वो थर्मोस्टेट हमारी नॉब होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जब एक कामकाजी महिला अचानक केतली के हैंडल के धातु वाले भाग को पकड़ लेती है जो ऑन पर रखा था, वह झटका महसूस करती है। इसका कारण है, देखिए हमने अर्थिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी मेटालिक उपकरण होते हैं, हमें उसकी जो मेटालिक बॉडी होती है उसे हमें अर्थिंग करना चाहिए, ताकि हमें जो उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है उससे हमें विद्युत झटका ना लग सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन में कहा है कि उसको झटका लग गया है। जो धातु की भाग था वो पकड़ा उसने और उसे झटका लग गया, यानी उसमें अर्थिंग नहीं हुई थी। अगर उसमें अर्थिंग होती तो उसे झटका नहीं लगता। तो राइट आंसर बनता है इसका, राइट आंसर बनता है कि केतली में पानी नहीं, परिपथ में फ्यूज वायर उच्चतर क्षमता, यानी जो ऑप्शन बी में कहा है केतली भूगर्भित नहीं है, यानी वो अर्थिंग नहीं है। इसका राइट आंसर यही बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि केतली में प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य है। देखिए, हमने जो पिछले लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था जो प्रेशर प्लेट होती है वो एलिमेंट को फिक्स करने का कार्य करती है। देखिए, जो ऑप्शन सी में कहा है यह केतली की पेंदी के प्लेट की स्थिति को बनाए रखता है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, केतली दी है हमको, विद्युत केतली दी है, इसमें इसने इसके भाग पूछे हैं कि ये भाग कौन कौन से हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ भाग कौन कौन से होते हैं हमारे। देखिए, ये हमारी विद्युत केतली है, ये इसका टॉप कवर होता है, ये हैंडल होता है, ये ऊष्मक तंतु, एस्बेस्टस शीट, सॉकेट, बॉटम कवर, लेग, बोल्ट, प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये देखो इसमें होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में यही कहा है कि जो ये है हमारा, इसके भाग बताइए। देखिए, भाग कुछ इस प्रकार हो जाते हैं। इसका जो ए है ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस शीट है। जो इसमें ए दिया गया है वो हमारा एस्बेस्टस शीट है। बी है हमारा इसमें तली खोल, क्या है, तली खोल। सी है हमारा इसमें प्रेशर प्लेट। देखिए, जो सी है ये हमारा क्या है, प्रेशर प्लेट। और डी है हमारा इसमें ऊष्मक तंतु। देखिए, ये डी है, ये हमारा क्या है, एलिमेंट, यानी ऊष्मक तंतु है। और जो हमारा ई है इसमें अभ्रक शीट। देखिए, जो ई है ये हमारी क्या है, अभ्रक शीट। और जो एफ है हमारा ये ऑप्शन बचा हमारा तली कसने का नट। ठीक है, तो जो ऑप्शन राइट बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि हॉट प्लेट में ऊष्मीय तंतु के संचालक तापक्रम प्रास खालिस्तान होता है। देखिए, हॉट प्लेट हमारा एक उपकरण होता है, उसमें जो ऊष्मीय तंतु होता है उसका प्रासक्रम पूछा होता, तापक्रम का प्रासक्रम पूछा है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा 550 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस। कितना, 550 डिग्री से 700 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वैद्युतिक कुकिंग रेंज सामान्यतः मिश्रण होता है। देखिए, वैद्युतिक कुकिंग रेंज हमारा एक उपकरण होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कुछ वो इस प्रकार का होता है। देखिए, इसमें इसकी स्थिति दर्शाई है। इस स्थिति में ये ऑफ होता है, इसमें ये हाई होता है, इसमें ये मीडियम होता है, इसमें ये लो होता है। कौन सा हमारा ये उपकरण, ये हमारा है
हॉट प्लेट संयोजन। तो हॉट प्लेट संयोजन तो है ये हमारा, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो वैद्युतिक कुकिंग रेंज है उसकी सामान्यतः मिश्रण उसमें क्या क्या होता है, यानी उसमें स्टोव और हॉट प्लेट का वो मिश्रण होता है, उसमें स्टोव भी होता है और हॉट प्लेट भी होता है। तो जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस लेक्चर में हमें ज़्यादा समझने का इसमें नहीं है, इसमें याद रखने का सब मटेरियल है। ठीक है, इसमें उपकरण के बारे में दिया गया है, उनके नाम, उनके पार्ट्स, ये सभी आपको याद रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि इमर्शन हीटर एक मरम्मत करने योग्य उपकरण नहीं है, क्योंकि देखिए जो इमर्शन हीटर होता है वो पूछा है कि वो उपकरण क्यों नहीं है मरम्मत करने योग्य। देखिए जो ऑप्शन बी में कहा है, इसका तंतु एक स्पिरिलिकार व रेत से भरी तंग नलिका के बीच स्थापित होता है, इसीलिए हम उसकी मरम्मत नहीं कर सकते, उसे हमें नया ही डालना होता है, क्योंकि उसमें स्पेरिकलाकार उसमें तंतु होता है और रेत से भरी तंग नलिका में वो स्थापित होता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। देखिए एक हमने नया वो लिया है थर्मोस्टेट स्विच, उसका प्रतिरोध पूछा है कितना होना चाहिए, उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि गीजर की आंतरिक टंकी खालिस्तान की बनाई जाती है जिससे कि वह लवण युक्त जल से भी खराब न हो। देखिए जो हमारे गीजर होता है उसकी आंतरिक टंकी पूछा है कि वो किस धातु से बनाई जाती है ताकि उसकी आंतरिक टंकी वो खराब ना, उस पर जंग ना लग सके। वो बनाई जाती है टीन आलेपित तांबे से, यानी तांबे की वो होती है और उस पर टीन आलेपित किया जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी में कहा है टीन आलेपित तांबे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है टीन आलेपित तांबे से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता पर निर्भर करता है। 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या होगी। देखिए इसने प्रतिरोध पूछा हमसे, क्या पूछा है इसने? आर पूछा है। इसने हमें यहाँ पे पावर दे दी है 3 किलोवाट। देखिए यहाँ पे वाट दिया है ना, तो इससे आपको पहचान करनी है, यानी वाट दिया है यानी हमें पावर दी है, और V से होता है हमारा वोल्ट, यानी इसने वोल्टेज दी है। तो हमें पता है कि P इक्वल टू होता है हमारा E स्क्वायर अपॉन R। देखिए जब मैं R निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? E स्क्वायर अपॉन P मिल जाएगा। तो जब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा तो R इक्वल टू हो जाएगा, E का स्क्वायर था यानी 240 इंटू 240 अपॉन 3000 वाट है, यानी सॉरी 3 किलो वाट है, तो उसे क्या लिखेंगे हम? 3000 वाट। 3000 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ राइट आंसर देखने मिलता है 19.2 ओम हमें देखने मिलता है। लेकिन देखिए ऑप्शन में हमें 19.2 नहीं दिया है, ऑप्शन में हमें 8 ओम, 12 ओम, 18 ओम, 24 ओम, लेकिन 19.2 के आसपास देखना है आपको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 18 ओम। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी 18 ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि गीजर की आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण है। देखिए हमने 30 क्वेश्चन में अभी पढ़ा है कि हम जो गीजर की आंतरिक टंकी बनाते हैं वो हम किस धातु से बनाते हैं और वो क्यों बनाते हैं। अभी बताया था कि जो जल से उस पर जंग न लग सके इसलिए हम टीन आलेपित टंकी का यूज करते हैं। तो यही पूछा है कि आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाने का मुख्य कारण क्या है। यही है कि उस पर हमारा क्रोजन ना लग सके। देखिए जो ऑप्शन ए में दिया है तांबे की सीट पर क्रोजन प्रभाव को समाप्त करना। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि गीजर के बाह्य ढक्कन पर अंतर टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। देखिए आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, जब आपने गीजर उपकरण पढ़ा होगा अपना, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा ढक्कन व अंतर टैंक के बीच में जो पदार्थ भरा जाता है वो हमारा ग्लास वूल का भरा जाता है। किसका? ग्लास वूल का। जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, ग्लास वूल हम उसमें भरते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता, यानी एक गीजर है हमारा, उसकी हमें मरम्मत करनी है और उसमें मरम्मत कैसी करनी है, उसमें हमें पता है कि वो हमारा जो जल है वो गर्म नहीं कर रहा है। तो इसका संभव कारण क्या हो सकता है। देखिए इसका संभव कारण पूछा है कि क्या हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, थर्मोस्टेट का संपर्क एक दूसरे से जुड़ा है,
थर्मोस्टेट आपूर्ति से हीटर को वियोजित नहीं करता है। थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना, थर्मोस्टेट सेट बहुत ऊंचा है या जांच से बाहर है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर बनता है, यानी देखो ऑप्शन सी में कहा थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना, यानी थर्मोस्टेट है उसके संपर्क है, जो कनेक्शन है वे खुलने का मतलब यानी ओपन है, वे कार्य नहीं कर रहे हैं, वे आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा जो था वो गीजर है वो जल को गर्म नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना, इसी के कारण वो गीजर में जल को गर्म नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि गीजर में निम्न दोष उत्पन्न हो गया है, अर्थात फ्यूज बार बार उड़ जाता है। गीजर में फ्यूज बार बार उड़ रहा है, उसका कारण पूछा है। उपयुक्त दोष का मुख्य कारण क्या है? वो कारण होता है हमारा जो ऊष्मक तंतु होता है वो भूमिगत हो जाता है, यानी वो अर्थिंग हो जाता है, जो हमारा अर्थिंग वायर होता है उससे टच हो जाता है, जिससे हमारा निम्न दोष उसमें उत्पन्न हो जाता है। देखिए ऑप्शन डी में कहा है ऊष्मक तंतु भूमिगत होना हमारा इसका मेन कारण होता है, जिससे फ्यूज बार बार उड़ता है। बढ़ते, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेमी यानी सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है। देखिए जो गीजर की छत होती है उसका स्तर पूछा है, जो जल भरा होता है उसका छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, वो स्तर पूछा है। वो होना चाहिए हमारा 10 से 12 सेंटीमीटर का, हमें उसमें गैप रखना चाहिए। ये गैप क्यों रखना चाहिए, ये हमारा बहुत मुख्य कारण है। वो गैप हमें इसलिए रखना चाहिए ताकि जब हम उसको जल को गर्म करेंगे तो उसमें से हमारी भाप उत्पन्न होगी, तो उस भाप को स्थान भी चाहिएगा, तो उस भाप को स्थान देने के लिए हम उसमें 10 से 12 सेंटीमीटर स्थान छोड़ देते हैं। किसके बीच में? गीजर की छत और जो पानी की सतह होती है उसके बीच में हम स्थान छोड़ना चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, 10 से 12 सेंटीमीटर हमें स्थान छोड़ना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए। जो हमारा गीजर बाथरूम में लगा हुआ है तो उसका जो कंट्रोलिंग स्विच है वो हमें कहाँ लगाना चाहिए? वो हमें स्नान घर से बाहर लगाना चाहिए, स्नान कक्ष से बाहर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक रिसने वाले टैंक से युक्त गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? देखिए हमें हमारा टैंक है वो रिस रहा है, उसका संभावित कारण पूछा है। गर्म जल के गीजर की मरम्मत करनी है, इसके संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका संभावित कारण ये हो सकता है जो हमारा थर्मोस्टेट है उसके इर्द गिर्द रिसाव हो रहा है, इसका ये मुख्य कारण होता है। जो ऑप्शन ए में दिया है थर्मोस्टेट के इर्द गिर्द रिसाव होना ही हमारा जो हमारा टैंक है वो गर्म युक्त जल के गीजर की मरम्मत हो सकती है अगर हम थर्मोस्टेट के इर्द गिर्द का रिसाव दूर कर सकते हैं। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जाता है। देखिए सीलिंग फैन होता है जो हमारा छत में लगता है फैन, उसमें पूछा है कि जो स्लिप होता है वो हमारा किस संदर्भ को करता है। देखिए जो हमारा पंखड़ी होती है, हमारा पंखे की पंखड़ी होती है, उसके एक छोर से और जो मोटर होता है उसके केंद्र तक की 2 गुनी दूरी को हम स्वीप कहते हैं। किसे? केंद्र से उसके पंखड़ी होती है उसके छोर तक के 2 गुनी दूरी को हम स्वीप कहते हैं। ये पूछा है सीलिंग फैन के स्वीप को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जा सकता है। जो ऑप्शन डी में कहा है ब्लेड के छोर से मोटर के केंद्र की 2 गुनी दूरी। अभी बताया है कि जो ब्लेड का छोर है और मोटर के केंद्र की दूरी है उसकी 2 गुनी करने से हमें स्वीप का पता लगता है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो 40 क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर में हमारे टोटल 60 क्वेश्चन है और जो हम 20-20 क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे हैं, इसमें हमारे 3 लेक्चर बनते हैं 12.1, 12.2, 12.3। 12.1 हमने कर लिया है, 12.2 हमारा आज चला हुआ है और 12.3 हम कल करेंगे। तो देखते हैं 40 क्वेश्चन में क्या है कि सीलिंग फैन उपयोग करता है। जो सीलिंग फैन होता है उसमें मोटर पूछा है कि कौन सा उपयोग हम करते हैं। संधारित्र मोटर, संधारित्र स्टार्ट चलित मोटर, संधारित्र स्टार्ट मोटर, यूनिवर्सल मोटर। देखिए जब आपने सीलिंग फैन के बारे में पढ़ा होगा अपने इस चैप्टर में थ्योरी में, तब आपने देखा होगा कि हम कैपेसिटर मोटर उसमें यूज करते हैं। कौन सा? कैपेसिटर मोटर, यानी संधारित्र मोटर हम सीलिंग फैन में यूज करते हैं। जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, संधारित्र मोटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों
आज का लेक्चर हम इसी क्वेश्चन के साथ में समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो आने वाली ITI की परीक्षाएं हैं, वो जो DGT से नोटिस आया है वो हमारा आ गया है। हमारी परीक्षा अवश्य होगी। DGT ने जारी कर दिया है कि हमारी ऑनलाइन परीक्षा होगी, वो सितंबर तक कंप्लीट कर दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छे से अपना लगन के साथ में, मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करें और उसमें देखें कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं थ्योरी कराऊँ तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हमें बहुत ही मदद मिल सकती है अपने ITI परीक्षा में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप मेहनत करोगे, लगन के साथ में आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। और 12.3 का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आपके अपने सफलता के द्वारा ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.